गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद सभी को। आप सभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सभी लोग आ जाएं और कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि आप लोग आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी और एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। हम बिहार दरोगा में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो 1275 वैकेंसीज इस बार आई हैं। कितनी वैकेंसीज आई है? 1275। 1275 वैकेंसीज आई हैं। आप जान लीजिए कि इसका जो एग्जाम है कितने पैटर्न में होता है ना। तो 3 टाइप से इसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल इसमें होता है। तो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है ना। दैट इज पर क्वेश्चन में कितना होता है? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर पर क्वेश्चन पर आपका होता है, ये प्रीलिम्स है। और जो मेंस है, मेंस में भी 2 पेपर होते हैं। तो जो 100 नंबर का होता है वो होता है हिंदी का पेपर। ठीक है, इसमें भी 200 नंबर का होता है और जो 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और सेकंड पेपर जो होता है उसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 200 नंबर का होता है, जिसमें जनरल जो जीएस होता है और भी अदर सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल 3 टाइप से इसका एग्जाम होता है। तो बिल्कुल आप लोग लग जाइए तैयारी में। और आप लोगों को क्या करना है कि जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप लोगों को यदि ऐसा लगता है तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये जानकारी हो गई। आइए, जो पीडीएफ डलता है उसे देख लीजिएगा तो आप लोग चीजें को भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामवन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। Recently, Bhadarwah Rajma and Ramvan Sulai honey of which state has got GI tag? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामवंश सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? सभी आंसर करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर का भदरवाह राजमा और रामवंश सुलई शहद जो है इसे हाल फिलहाल में ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो और जम्मू कश्मीर से और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसे जीआई टैग मिला है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आप लोगों को ये इमेज में दिख रहा होगा, ये भदरवाह इसका नाम है, भदरवाह राजमा चावल। ठीक है, कुछ अलग क्वालिटी हो सकती है वहां की। राजमा सभी जगह मिलेगा आप लोगों को, लेकिन वहां का जो राजमा है उसकी कुछ अलग क्वालिटी हो सकती है ना। चलिए, तो देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सा जीआई टैग मिला है किस किस चीज को। तो देखिए, कश्मीरी केसर, है ना, कश्मीरी केसर को भी मिला है। जितने भी जीआई टैग हैं हम देख लेते हैं इसमें। जम्मू कश्मीर में अभी भदरवाह राजमा, रामवन सुलई शहद और कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। एक और है कलारी। ठीक है, कलारी क्या है आप लोगों को पता है? कलारी क्या है? कलारी है पनीर। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनीर होगा वो, इसलिए वहां पर मिला हुआ है इसे जीआई टैग, है ना। कलारी जिसे पनीर कहा जाता है, वहां पनीर को कलारी बोलते हैं। तो कलारी पनीर और कश्मीरी केसर, ठीक है, कश्मीरी केसर और भद्रवाह राजमा और रामवन सुलई शहद, ठीक है, इन सभी को जीआई टैग मिला है। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, चलिए जीआई टैग्स की जो जम्मू कश्मीर के जीआई टैग है हमने देखा। आप लोगों को मुझे बताना है जो कश्मीरी केसर है जिसे कुछ टाइम पहले ही अभी जीआई टैग मिला है, उसे
क्या बोला जाता है? कश्मीरी केसर का एक अलग से नाम है वहां पर, बताइए, जिसे भी पता होगा वो कमेंट करेंगे कि कश्मीरी केसर को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब तक हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है श्रीनगर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। यूटी ये बन गया है, ठीक है। तो यहाँ के यूटी बन गया है, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा। इनका नाम क्या है? जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी जानकारी। और हाँ, बिल्कुल, श्रीनगर कैपिटल है और जो एलजी हैं वहां के मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग जल्दी से मुझे बताइए क्या बोला जाता है कश्मीरी केसर को? बताइए, जल्दी से बताइए, किसी को पता है? कश्मीरी केसर को बोला जाता है जाफरान, ठीक है, एक नाम है जाफरान। आप लोग इससे याद रख सकते हैं सैफरॉन। सैफरॉन हम इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। देखिए, सैफरॉन हम किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं केसर को सैफरॉन। तो सैफरॉन से जाफरान आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या बोला जाता है? इसे जाफरान। इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी एक एक और जीआई टैग मिला है, भंता बैगन, ठीक है, उसका नाम है भंता बैगन। वो किस स्टेट का है, आप लोगों को पता है? बताइए, किस स्टेट का है भंता बैगन? जिन्हें भी पता हो बताइए, भंता बैगन किस स्टेट का है? ये है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। रामवन उत्तर प्रदेश। बैंगन उत्तर प्रदेश का है, राज्य उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चलिए, तो जो हम बात करते हैं जीआई टैग्स की, तो जीआई टैग जो है कौन सा मंत्रालय देता है? तो वाणिज्य मंत्रालय, है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जीआई टैग की हम बात करते हैं तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये देता है ना। किस एक्ट के तहत? 1999, 1999 का एक्ट था, और 2004 से ये स्टार्ट कर दिया गया देना, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया, ठीक है। ऑल क्लियर? चलिए, आ गया समझ में जीआई टैग के बारे में, है ना। तो जीआई टैग जो है 1999 का एक्ट है, 2004 में पहला दार्जिलिंग की चाय को मिला था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से देता है। अभी हाल फिलहाल में यूपी का जो भंटा बैगन है उसे मिला है ना। और जम्मू कश्मीर के तो हमने देख ही लिया, ठीक है। और ये नाम याद रखेंगे जाफरान, ये नाम याद रखना है आप लोगों को। कश्मीरी केसर को क्या बोला जाता है? जाफरान, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है ना? यदि बीच में क्वेश्चंस कटते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन, ऑप्शन बी राज चट्टी, ऑप्शन सी सुभाष सोनवाल, ऑप्शन डी रतन टाटा। बताइए क्या आंसर होगा? किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे। Who is the honored with Raman Magsaysay Award 2023? ऑप्शन नंबर बी, बी दे रहे हैं सभी, बट बी इज नॉट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, और आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ना, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आप लोगों को पता है रेमन मैग्सेसे कौन थे? ये जो आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये है रेमन मैग्सेसे, है ना। जो इमेज में है रेमन मैग्सेसे हैं। ही इज द 7th प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज द 7th प्रेसिडेंट कहाँ के? रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के
ये 7th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चलिए, इनका नाम रेमन मैग्सेसे है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो अभी जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर रवि कन्नन, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अब बताइए ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, जिसे भी पता हो बताएं, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है। बताइए, पता है किसी को ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? ये टर्म जो है साइंस से भी रिलेट करेगी, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। जो डॉक्टर रवि कन्नन है, बिल्कुल सही है भोलेनाथ पांडे जी, बिल्कुल सही। ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, जो कैंसर कैंसर रोग विशेषज्ञ आप बोल सकते हैं, या जो उनका अध्ययन करते हैं ना कैंसर से रिलेटेड, उन्हें बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर रवि कन्नन जो है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्हें हाल ही में ये भारतीय है ना, और इन्हें हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे की हमने बात कर ली कि ही इज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, ओके। हाँ, चलिए, ठीक है। तो डॉक्टर रवि कन्नन का नाम ध्यान में रखेंगे। इसे एशिया का नोबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबल बोला जाता है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे कौन थे, ये याद रखना है आप लोगों को। और कहां पर दिया जाता है ये अवार्ड? तो मनीला, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ओके। चलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको शॉर्ट में आरईसी कहा जाता है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आरईसी। और ऑप्शन नंबर डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बताइए क्या आंसर होगा? हु हैज रिसेंटली गॉट दी स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी? किसे मिला है? देखिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। आंसर तो सभी दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं नवरत्न कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? नवरत्न कंपनी की, इसलिए सोच समझकर आंसर देंगे, है ना। नवरत्न कंपनी, दो कंपनियां हैं, एक महारत्न कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है, और दोनों में लगभग अभी 13-13 कंपनीज दर्ज की गई हैं, ठीक है। पहले नवरत्न कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन अभी एक कंपनी है जो कि नवरत्न थी, वो महारत्न बन गई है ना। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो बताएंगे, सभी बताएंगे। देखिए, इसका आंसर सही जो आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आरसीएफ इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर। ये 13th नंबर की, ये जो राष्ट्रीय केमिकल है ना आरसीएफ, ये 13th नवंबर की नवरत्न बन गई है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। चलिए, और 12वें नंबर की कौन सी है, किसी को पता है? 12वें नंबर की जो है, किसी को पता है? 13वें नंबर की बनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 12वीं जो है वो है ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी विदेश, ठीक है। देखिए, एक ओएनजीसी है जो कि महारत्न कंपनी है, लेकिन ये है ओएनजीसी विदेश, ठीक है। तो ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश ये दोनों अलग अलग है, ये नवरत्न में है। तो 12वें नंबर के नवरत्न है ओएनजीसी विदेश, 13वें नंबर की कौन सी है? आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है। चलिए, और जो अभी हाल ही में महारत्न बनी है वो कौन सी है? वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये पहले नवरत्न थी, ये अब महारत्न बन चुकी है ना। तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये अभी महारत्न कंपनी बन चुकी है,
और ये 13 नंबर की महारत्न है। और जो 12th नंबर की महारत्न है वो कौन सी है, ये, ठीक है, आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ओके, चलिए, क्लियर है या फिर से एक बार बताऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है जो कि 13th नंबर की है, वो है आरईसी, दैट इज राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। और जो 12वें नंबर की है वो कौन सी है, ओएनजीसी विदेश, ये नवरत्न हो गई, 12वें नंबर की नवरत्न ओएनजीसी विदेश, 13वें नंबर की राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, महारत्न को अलग रखेंगे। 13वें नंबर की कौन सी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 12वें नंबर की महारत्न कौन सी है, आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप लोग एकदम सेपरेट करके पढ़ेंगे, चीजों को सेपरेशन के साथ पढ़ेंगे, है ना। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, विच इंडियन हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन, ऑप्शन बी राज चेट्टी, ऑप्शन सी शांता थोटम, ऑप्शन डी निर्वाण सोमानी। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, आंसर करेंगे सभी, क्या आंसर होगा, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ये आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, है ना। अभी कुछ टाइम पहले अगस्त के मंथ में, है ना, लास्ट लास्ट वीक, अगस्त का जो लास्ट वीक है, इसमें ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया था। किसका, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। किन्हें दिया गया है आप लोगों को बताना है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शांता थोटम। ये कहाँ की है, तेलंगाना की है ना, कहाँ की है ये, तेलंगाना की है, शांता थोटम तेलंगाना की हैं, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में इन्हें जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए, इकोसिस्टम में इन्होंने अपना जो नई नई जो सोच है, नवाचार है ना, इसे विकसित किया है, ठीक है। चलिए, इसके लिए ये इन्हें मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, इनोवेशंस के लिए, ठीक है। इनोवेशन से आप लोगों को कुछ क्लिक कर रहा है, अभी रैंकिंग आई है, इंडेक्स आया है, इनोवेशन, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से बताइए, जिन्हें भी पता हो वो बताएंगे कि जो अभी इनोवेशन इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है, किसी को पता है। चलिए, कौन सी रैंक है, तो 40 रैंक है ना, 40वीं, जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स आया है अभी 2023 का, इसमें 40वीं रैंक है इंडिया की, याद रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में, चलिए, ब्रिक्स में अभी कुछ नए मेंबर शामिल हुए हैं, है ना, कुछ नए 6 मेंबर शामिल हुए हैं, जिसमें हम आगे करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे उसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ आया, किस भारतीय को, तो शांता थोटम, जो कि तेलंगाना से, इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, who has recently been appointed to the post of president of the Indian Film and Television Institute, इसे बोलते हैं शॉर्ट में FTII, क्या बोलते हैं, FTII। ऑप्शंस हैं प्रसून जोशी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी मनीष देसाई, ऑप्शन डी रंगनाथ माधवन। बताइए किसे अभी FTII के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FTII मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1960 में ये बना था, है ना। और इसके अभी वर्तमान में
कौन अध्यक्ष बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर सही है। जिन्होंने डी आंसर दिया है रंगनाथ माधवन, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, भली भांति इनसे परिचित होंगे, है ना। एक्टर हैं ये रंगनाथ माधवन, आर माधवन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? आर माधवन। एक्टर हैं ये। आपने इन्हें 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, तनु वेड्स मनु में देखा होगा, है ना। ये वही वाले हैं आर माधवन। तो इन्हें अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं और ये बन गए हैं रंगनाथ माधवन, ठीक है। रंगनाथ माधवन से एक चीज याद आती है, इनकी अभी जो फिल्म आई थी रॉकेटरी, इनकी फिल्म आई थी अभी रॉकेटरी, इसे नेशनल अवार्ड मिला है ना। नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है उसमें रॉकेटरी को, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म जो 69th अभी नेशनल अवार्ड दिए गए हैं उसमें 69th जो नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म मिली है, ठीक है। किसे? रॉकेटरी को। ये भी किसकी है? आर माधवन की, है ना। आर माधवन की है, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए 69th जो अवार्ड है देख लेते हैं इनमें से किन किन को कौन कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। तो जो बेस्ट एक्टर हैं, चलिए यहां से देखते हैं। बेस्ट एक्टर की हम बात करते हैं तो कौन है? अल्लू अर्जुन, है ना। बेस्ट एक्टर बने हैं अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है? ये हम 69th नेशनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 69th नेशनल अवार्ड की बात कर रहे हैं तो बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया, है ना। आलिया को मिला है गंगूबाई के लिए। और दो दो हीरोइंस हैं शामिल हैं इसमें, एक आलिया है गंगूबाई के लिए और एक कृति सेनन है। कौन? कृति सेनन, जिससे मिमी के लिए मिला है, ठीक है। इनकी एक मूवी है मिमी, इसके लिए, और इन्हें गंगूबाई के लिए, ठीक है। आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, ऑब्वियस सी बात है, द पुष्पा के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। पुष्पा द राइज, ओके। हाँ, कृति सेनन है, मिमी मूवी है इनकी, ठीक है। ये दोनों एक्ट्रेस को 69th जो अवार्ड है वो मिला है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? विच इज द हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, ठीक है। ये माइक्रॉन लिखा है यहाँ पर, ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन दैट हैज रिसेंटली बीन फाउंड इन मेनी कंट्रीज। ऑप्शंस हैं पिरोला, एरिस, डेल्टा और गामा। बताइए क्या आंसर होगा? ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट मिला है, इसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट क्या हो जाएगा? ओके, सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं राज जी, शिव जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिरोला। ये ओमिक्रॉन जो है ना, कोविड-19 ही है ये, ठीक है। कोविड-19 ही है। इसका एक नया वेरिएंट मिला है जिससे क्या कहा जा रहा है? पिरोला, है ना, जिसका नाम है पिरोला, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कोविड-19 की। तो कोविड-19 का सबसे पहला केस कौन से स्टेट में देखा गया था? सबसे सबसे पहला केस केरला में, है ना। केरला में सबसे पहला केस देखा गया और पहली मृत्यु कोविड-19 से पहली मृत्यु कहां पर हुई थी? कर्नाटक में, है ना। तो पहला केस केरल में देखा गया, लेकिन मृत्यु की बात करें तो कर्नाटक में पहली मौत हुई थी कोविड-19 से। हमारे जो इंडिया है, इंडिया में 2 प्रकार के वैक्सीन हमें लगाए गए थे। एक कोविशील्ड था, और दूसरा था कोवैक्सीन, है ना। उसके बाद और भी बूस्टर और बहुत सारे डोज थे, लेकिन मेनली कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया है, ठीक है। ये दोनों वैक्सीन का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? 132वां भी डूरंड कप हुआ है, इसकी विजेता टीम कौन बनी है, आप लोगों को ये बताना है। विच इज द विनिंग टीम ऑफ द, ये देखिए यहाँ पर 1 ने लिखा है ना, 132 डूरंड कप 2023। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है मोहन बागान एसजी, ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है मोहन बागान एसजी, ऑप्शन सी है मुंबई सिटी एफसी और डी है मोहम्मदन एमसी एससी। बताइए क्या आंसर होगा? 132वां जो डूरंड कप है, अच्छा डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? चलिए चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है अजय जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, जो भी बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मोहन बागान एसजी। जो मोहन बागान है ये कलकत्ता, मोहन बागान एसजी क्लब है ये कलकत्ता का, ठीक है, कलकत्ता में है ये। ओके, बिल्कुल सही, सभी का बिल्कुल सही आंसर है, फुटबॉल से ये संबंधित है ना। फुटबॉल, फुटबॉल में ये दिया जाता है डूरंड कप। तो मोहन बागान एसजी जो है कलकत्ता का है ये क्लब, ठीक है, ये इस बार जीत गया है। इसे इसने किसे डिफीट किया है? तो डिफीट किया है ईस्ट बंगाल को। जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन देखेंगे, ईस्ट बंगाल को इसने डिफीट किया है और जीता किसने है? मोहन बागान ने, है ना, डूरंड कप। याद रखना है फुटबॉल में दिया जाता है, अभी बहुत सारे फुटबॉल टूर्नामेंट्स और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे जो अभी गेम्स हो रहे हैं, ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, डूरंड कप भी पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ अभी 2023 में, जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ वो किससे संबंधित है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी 2023 से संबंधित है, जिसमें इंडिया जीती है। देखिए विनिंग टीम कौन सी है? इंडिया, और इसने डिफीट किसे किया है? तो लेबनान, डिफीट किया है लेबनान को। ठीक है, चलिए, नहीं, जो इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल कप है वो फुटबॉल से रिलेटेड है ना। चलिए, एक और मैं आप लोगों को एक दो और बताती हूँ। जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स वाला, जो अभी वुमेन्स वाला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, देखिए चलिए यहाँ देखते हैं हम, जो वुमेन्स वाला फीफा वर्ल्ड कप हुआ, बताइए कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ आप लोगों को ये बताना है। वुमेन वाले की मैं बात कर रही हूँ, फीफा वर्ल्ड कप 2023, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर हुआ? कि, किसी को पता है फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वाला? देखिए शिवजी, बात करते हैं हम स्पेन की, तो स्पेन विनिंग टीम है ना, स्पेन विनिंग टीम है और इसने डिफीट किया है इंग्लैंड को, इंग्लैंड को डिफीट किया है, मतलब स्पेन टीम जीत गई है इंग्लैंड टीम को हराकर। ठीक है, और ये हुआ कहां पर है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है। वुमेन्स वाले की हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और जो पुरुष वाला था वो हमने अभी पिछले लेक्चर में जो करंट मैंने आपको पढ़ाया उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को, फीफा वर्ल्ड कप, है ना, जो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वाला हुआ था उसमें यहाँ से बताया था, है ना, कौन जीता है? कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। कतर में आयोजन हुआ था, अर्जेंटीना जीता है, और एफ से फ्रांस, फ्रांस हारा है ना, अर्जेंटीना इसमें जीता है, अर्जेंटीना जीत गया है, फ्रांस को हरा दिया है ना, डिफीट किया है फ्रांस को। ठीक है, चलिए, आयोजन इसका कतर में हुआ था, कहां पर हुआ था आयोजन? कतर में हुआ था, कतर में जो मैन वाला है कतर में आयोजन हुआ था। अर्जेंटीना, देखिए फीफा से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ से ए उठा लीजिए, अर्जेंटीना विनिंग टीम है और जस्ट पीछे एफ लिखा हुआ, एफ मतलब फ्रांस, फ्रांस डिफीट हो गया, ठीक है, किससे? अर्जेंटीना से। ओके, और जो वुमेन्स वाला है इसमें स्पेन विनिंग टीम है,
इंग्लैंड जो है डिफीट हो गया है किससे, स्पेन से, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। ऐसे ही जो भी हम सारे गेम्स पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी गेम्स हैं आगे पीछे के जितने भी 2023 में जो भी गेम्स हुए हैं उससे हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों को चीजें रिकॉल करने में आसानी हो, है ना। चलिए आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है कि जो भी गेम आप लोग पढ़ते हैं, यदि क्रिकेट से रिलेटेड आप कुछ पढ़ते हैं तो आप क्रिकेट के जितने भी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, T20 ओडीआई, ये सारे इकट्ठे एक जगह कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे लाइक अभी हमने फुटबॉल का कर लिया है ना, उसी तरीके से। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। हाल ही में 20वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ है, आप लोगों को ये बताना है। वेयर हैज द 20th एशियन इंडिया समिट स्टार्टेड रिसेंटली। ऑप्शन है कुआलालंपुर, जकार्ता, नामपेन, हनोई। बताइए क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ओके, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। सभी लोगों का क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसियान आप लोगों को दिख गया, मतलब जकार्ता लगा दीजिए। ठीक है, यदि ऑप्शन में जकार्ता है तो आप लोगों को लगा देना है, यदि आप लोगों को आसियान दिख गया, बिकॉज आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है ना। अनीता जी, जकार्ता में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जकार्ता में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। बात करते हैं हम जकार्ता की, तो जो जकार्ता है बहुत ही तेजी से डूबता हुआ देश, ये जो कंट्री है माना जा रहा है इंडोनेशिया की, है ना, मतलब कैपिटल। ठीक है, तो इसकी अभी जो कैपिटल है वो कौन बनी है, नुशांतरा। नुशांतरा या, ठीक है, नुशांतरा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। कहां पर है, बोर्नियो द्वीप पर है इसकी नई कैपिटल, है ना। नुशांतरा बोर्नियो द्वीप पर है, जो कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। कुछ समय बाद ये फाइनली फुल प्लेस बन जाएगी, बिकॉज जो जकार्ता है ये ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत तेजी से डूब डूब रहा है ये शहर। ठीक है, इसलिए तो नुशांतरा जो है न्यू कैपिटल है बोर्नियो द्वीप पर। आप लोगों को मुझे बताना है जकार्ता किस द्वीप पर है। बताइए। अभी ये जो करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों से ये ना पूछे, ये पूछ ले कि जकार्ता किस द्वीप पर है, तो किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है ना। जावा, जावा द्वीप पर है जकार्ता, और जो नुशांतरा न्यू कैपिटल है वो है बोर्नियो द्वीप पर, है ना। आसियान और भारत का शिखर सम्मेलन हुआ, तो हम बात कर लेते हैं आसियान की। आसियान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। देखिए, आसियान, आसियान के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में ये स्टैब्लिश होती है। कब होती है, 1967 में स्टैब्लिश होती है। अभी इसका एक नया मेंबर बना है, इसमें 10 कंट्रीज इंक्लूड थी, है ना, 10 कंट्रीज थी। अब 11th नंबर की एक कंट्री आ गई है, उसका नाम बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से क्या नाम है इसका। अभी तक 10 कंट्रियां इसमें कंट्रीज इसमें शामिल थी। अभी 11th नंबर की जो है वो कौन सी है, वो है तिमोर लिस्ते। क्या है, तिमोर लिस्ते, है ना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में स्टैब्लिश किया गया। 10 कंट्रीज थी, अभी कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं, जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। ओके, गुड मॉर्निंग चेतन जी, बहुत लेट हो गए आप, है ना। कोई बात नहीं, आप फिर से जितना आप लोग अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल देख लीजिए, और उसके बाद आप फिर से लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए
पीडीएफ भी जो अपलोड होती है आप लोग उसे भी जरूर देखें। जस्ट आपकी क्लास के 10 मिनट बाद पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है ना। तो पीडीएफ को भी आप लोगों को अच्छे से देखना है, आंसर्स चेक करने हैं। और एक बार यदि आप लेक्चर लेने के बाद पीडीएफ देख लेते हैं, है ना, थोड़ा रुक कर देखा कीजिए, तुरंत देखने से कुछ नहीं होता। आप लोग लेक्चर जब देख रहे हैं तो शाम में आप पीडीएफ देखिए, है ना, उसके बाद उसे थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो आप लोगों को लेक्चर से सारी चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो 11th नंबर का कंट्री है वो कौन सा बना है? तिमोर लिस्ते। ठीक है, तिमोर लिस्ते। अभी देखिए 2-3 चीज हैं जिसमें नई कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, है ना। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अभी देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी एक नई कंट्री इंक्लूड हुई है जिसका नाम है इजिप्ट। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सी? इजिप्ट। आईएमएफ, आईएमएफ आप लोगों को पता है, आईएमएफ मॉनिटरिंग फंड, इसमें कौन बना है? जल्दी से बताएंगे, आंसर करेंगे। इसका नया मेंबर कौन बना है? अभी इसमें 189 कंट्रीज थी, अब 190 हो गई हैं, है ना, 190 हो गई है। तो कौन बना है आईएमएफ में? एंडोरा। ठीक है, आईएमएफ का नया मेंबर है एंडोरा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का है इजिप्ट, और आसियान का है तिमोर लिस्ते। एक और है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन, है ना, एससीओ। बताइए इसका क्या है? इसका कौन सा नया देश है? तो इसमें 8 कंट्रीज शामिल थी, 9th नंबर का बन गया है ईरान। कौन बन गया है? ईरान। ठीक है, 9th नंबर का कौन बन गया है? ईरान। तो देखिए एनडीबी का इजिप्ट है नया मेंबर, आईएमएफ का एंडोरा है 119th नंबर का है एंडोरा, और जो एससीओ है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन, ईरान बना है 9th नंबर का। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? ठीक है, आसियान के बारे में समझ में आ गया, कौन कौन सी नई कंट्रीज किस किस में शामिल हुई है वो समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत? चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन द हांगजो एशियाई एशियन गेम्स? ऑप्शंस हैं रिलायंस जियो, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन सी है बायजूस, ऑप्शन डी है पतंजलि। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अमूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो अमूल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो अमूल है ना। अमूल अभी हांगजो एशियाई गेम्स जो हो रहे हैं, आप लोगों को पता है अभी ये जो गेम्स हैं चाइना में चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं? चाइना। चाइना का एक जगह है हांगजो, है ना, यहाँ पर चल रहे हैं एशियन गेम्स, एशियाई गेम्स। ठीक है, तो इसका जो स्पॉन्सर है वो है अमूल। ये इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, इमेज में क्या बना हुआ है ना, ये इसका शुभंकर है। ठीक है, इनके बहुत ही अजीब तरीके के नाम है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। ठीक है, चेन चेन है ये, कॉन्ग कॉन्ग है, और लियान लियान, है ना। ठीक है, शुभंकर। चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, कहाँ हो रहा है ये। तो चाइना के हांगजो में हो रहा है शुभंकर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अभी ये चल रहे हैं और ये कल एंड होने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों को अलग से इसके बारे में बताती हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे कल, है ना, इसके बाद फिर जब हम जो भी एक लेक्चर लेंगे, या तो फिर एशियन गेम्स का ही एक हम लेक्चर ले लेंगे, या कुछ इंपॉर्टेंट जो भी गेम्स होंगे उनका, है ना। तो अभी हम बात करते हैं एशियन गेम्स की। ठीक है, कहां पर हो रहे हैं? तो हांगजो में हो रहे हैं, है ना,
हांगजो कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है, चाइना में हांगजो। कौन से नंबर के हैं? तो 19th नंबर के हैं। कौन सा एडिशन है? 19th, 19वीं नंबर के एशियन गेम्स हैं जो कि हांगजो चाइना में हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुभंकर इसका बताया, इसका मैस्कॉट क्या है? 3 मैस्कॉट है इसमें। कौन कौन से? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। ठीक है, आप लोगों को केवल इसका नाम याद रखना है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज चाइना में इसे तरीके के नाम होते हैं। तो चाइना में हो रहा है ना? यदि आएगा ऑप्शन में तो आप लोग को माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, एडिशन कौन सा है? 19th एडिशन है। इसमें कितने गेम्स खेले जा रहे हैं? तो 40 गेम्स इसमें इंक्लूड है ना? 40 गेम इसमें इंक्लूड है। 19th नंबर का है। अब देखते हैं 18th नंबर का जो था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था जकार्ता में, है ना? 18th नंबर का जो एशियन गेम था वो जकार्ता में हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में 18th नंबर का जो था जकार्ता में हुआ था। अभी जो हो रहा है वो 19th नंबर का है, चाइना के हांगजो में हो रहा है। ठीक है, 40 गेम इसमें इंक्लूड है। 2026 का कहां पर होगा? बताइए, 2026 का कहां पर होगा? तो जापान के आईची में, है ना? आईची कोई नाम है वहां का प्लेस का। ठीक है, जापान के आईची में 2026 का एशियन गेम होने वाला है। क्लियर है? एशियन गेम इस बार कहाँ हो रहे हैं? चाइना के हांगजो में। 19th नंबर का एडिशन है। 40 गेम इसमें इंक्लूड है। इससे पहले 2018 में 18 नंबर के जकार्ता में हुए थे। अब जो होंगे 20 नंबर का वो 2026 में होने वाला है जापान के आईची में। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं इसी में। इसमें जो पहला गोल्ड है, देखिए ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 23 सितंबर। ये कब से स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर और ये चलने वाला है 8 अक्टूबर तक, मतलब कल तक। ठीक है, आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर जो कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं ना, उनकी डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पहला गोल्ड। इस गेम में पहला गोल्ड जो है किसने लेकर आया? फर्स्ट गोल्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, डेफिनेटली करंट का क्वेश्चन है ना? पहला गोल्ड किसने लाया? आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश। ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में पहला गोल्ड लाया है। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा जो एशियन गेम्स अभी हाल ही में हुए हैं उसमें पहला गोल्ड किस खेल स्पर्धा में आया है? तो शूटिंग में आया है। शूटिंग में कौन कौन शामिल था? ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश, ये तीनों ने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाया है। सेकंड सेकंड मेडल इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने सेकंड गोल्ड लाया है ना? थर्ड गोल्ड की बात करते हैं, और जो ये थर्ड गोल्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हॉर्स राइडिंग में आया है ना? हॉर्स राइडिंग में आया है और 41 साल बाद आया है हॉर्स राइडिंग में, जिसमें सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति, ओजस देव ताले, ये ऐसे कुछ लोग शामिल थे, है ना? तो सुदीप्ति हजेला का नाम आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। और हॉर्स राइडिंग में 41 साल बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि 41 साल बाद किस गेम में हमने गोल्ड जीता है? तो किस गेम में जीता है? हॉर्स राइडिंग में जीता है। ठीक है, तीसरा गोल्ड हमने जीता है हॉर्स राइडिंग में, जिसमें कौन कौन शामिल था? सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति, ओजस देव ताले। ठीक है, नाम आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन हॉर्स राइडिंग में हमने जीता है। ठीक है, 1982 में लाया था हमने पहले गोल्ड। ठीक है, 1982 में लाया था और अब आ रहा है 2023 में। ठीक है, काफी लंबा समय हो गया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि पहला जो एशियन गेम है वो कहां पर हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, बताइए बताइए कहां पर हुआ था? पहला एशियन गेम कहां पर हुआ था और कब हुआ था? चलिए मैं बता देती हूँ, 1951 में हुआ था।
1951 में हुआ था, कहां पर? न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में पहला एशियन गेम। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया सुनील जी, शिव जी। ठीक है, 1951 में न्यू दिल्ली में पहला एशियन गेम हुआ था। आप लोगों को एशियन गेम के बारे में जो भी चीजें मैंने बताया क्लियर है? इतनी जानकारी सफिशिएंट है ना? और भी कुछ बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि रोहन बोपन्ना और ऋतुजा, इन्होंने गोल्ड लाया है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड लाया है टेनिस में। ओके, और स्क्वैश में इंडिया टीम जीती है जिसने पाकिस्तान को हराया है। अभी बहुत सारे गोल्ड और जो सिल्वर हैं, ये सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक लेक्चर हम इसी का ले लेंगे। देखिए, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदिति अशोक। अदिति अशोक, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आई है, काय में? गोल्फ में। ठीक है, गोल्फ में इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आया है। इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक धावक है पारुल चौधरी, धावक है पारुल चौधरी। इन्होंने 50,000 मीटर, 50,000 मीटर में गोल्ड और 3,000 मीटर में सिल्वर लेकर आई हैं। इनका नाम याद रखेंगे, ये धावक हैं। अदिति अशोक गोल्फ करती हैं। ठीक है, गोल्फ इनका जो गेम है गोल्फ है। इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और रोहन बोपन्ना और ऋतुजा, इन्होंने टेनिस में लेकर आया है। स्क्वैश में हमारी टीम जीत गई है, इंडिया टीम जीत गई है स्क्वैश में। हराया किसे है? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को हराया, इसलिए इसे ज्यादा याद रखना है ना। चलिए, तो एशियन गेम में इतना काफी है, सफिशिएंट है, बहुत सारी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए कि कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पता चल रहा है हमने सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन हमें यही नहीं पता कि ध्वजवाहक कौन था। बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करेंगे जिन्हें भी पता हो, सभी लोग बताइए। ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक किसी को पता है ध्वजवाहक कौन था? नहीं, नीरज चोपड़ा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल कुंदन जी बिल्कुल सही आंसर है। विनोद जी का आंसर भी बिल्कुल सही है। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है ना, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग प्लेयर है लवलीना बोरगोहेन। और मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के प्लेयर हैं। मनप्रीत हॉकी प्लेयर हैं, मनप्रीत। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से, मनप्रीत सिंह हॉकी से। ये दोनों भारतीय जो थे ध्वजवाहक थे एशियन गेम्स में। ठीक है, और आप लोग यदि नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हाँ, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने गोल्ड लाया है ना। नो डाउट ये हर गेम में गोल्ड लाते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड लाया है। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? तो 88.88। ठीक है, अब आप लोगों को याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी, है ना। इन्हें पता था कि हमें करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है और हमें परेशानी होती है, कहाँ तक याद करेंगे, इसलिए इन्हें देखिए एकदम एग्जैक्ट फेंका है। हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, बस आपको 8888 याद रखना है ना। तो 88.88 मीटर इन्होंने भाला फेंका है, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा जी का नाम सभी ध्यान में रखते हैं। क्या आप लोगों को पता है अन्नू रानी कौन है? और आपसे इस बार नीरज चोपड़ा ने अन्नू रानी के बारे में पूछेगा, है ना। तो अन्नू रानी है, ये भी जेवलियन थ्रोअर हैं। इन्होंने भी भाला फेंका है और इन्होंने इसमें गोल्ड लेकर आया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अन्नू रानी जी का नाम। नीरज चोपड़ा के साथ साथ आपको अन्नू रानी का नाम चिपका देना है, बिल्कुल, है ना। क्या है? नीरज, नीरज में लास्ट में राज है। ठीक है, राज से राजा याद कर लीजिए, राजा रानी। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। राजा रानी को गोल्ड मिला है जेवलियन थ्रो में, है ना, अन्नू रानी ने गोल्ड लाया है। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें देखिए, एशियन गेम्स में हमने बहुत सारी चीजें देख ली।
कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है, कब एंड होने वाला है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होगा, और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में जाना, ठीक है। और जब ये कल कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, है ना। चलिए, चलिए, तो इसका स्पॉन्सर कौन हो गया, अमूल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। काला जीरा चावल किस स्टेट का है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है, रिसेंटली ब्लैक क्यूमिन राइस ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग। ऑप्शन है, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएंगे आंसर, क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा। काला जीरा चावल जो है जीआई टैग से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा, उड़ीसा में है, ओडिशा में है काला जीरा चावल। काला जीरा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। काला जीरा चावल याद रखेंगे। उड़ीसा का एक और है खाजा प्रसाद, खाजा प्रसाद को भी वहां का जीआई टैग मिला है। खाजा प्रसाद बोलते हैं, कहाँ मिलता है ये, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है जिसे व्हाइट पैगोडा बोला जाता है। उड़ीसा में ही सोलार जो कोणार्क टेम्पल है ना, कोणार्क जो टेम्पल है उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लैक पैगोडा। कोणार्क टेम्पल को हम बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। और जो जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी को हम बोलते हैं व्हाइट पैगोडा, ठीक है। आप लोगों को पता है जो जगन्नाथ भगवान है वो कौन से भगवान जी हैं, तीन भगवान है उसमें, है ना। तीन भगवान जी को आप देखते हैं जगन्नाथ जी को, तो कौन कौन से भगवान है आप लोगों को पता है। जल्दी से यस और नो में कमेंट कीजिए। यदि नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और यदि पता होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस जगन्नाथ टेम्पल में ही जो प्रसाद मिलता है, यहाँ का स्पेशल प्रसाद है कौन सा, खाजा प्रसाद, ठीक है। जहाँ यहाँ का स्पेशल कौन सा है, खाजा प्रसाद है, इसे जीआई टैग दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है शिव जी, बिल्कुल सही आंसर है ना। कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी, ये तीनों भाई बहन हैं, और एकमात्र ऐसा मंदिर जहां भाई बहनों की पूजा होती है, जगन्नाथ टेम्पल, है ना। चलिए, और आप लोगों को इसके फैक्ट के बारे में भी बहुत पता होगा, जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यदि आप लोग वहां गए होंगे और नहीं भी गए होंगे तो बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छा मंदिर है ना। और यहाँ पर क्या होता है, हांडियों में खाना बनता है, जो मिट्टी की हांडियां होती हैं यहाँ पर खाना बनता है। और यहाँ पर केवल चावल का ही भोग लगता है। चावल बोले तो अलग अलग प्रकार की, मीठे चावल या दाल चावल या सब्जी चावल, है ना। तो चावल का ही यहाँ पर भोग लगाया जाता है, बिकॉज उड़ीसा कोस्टल एरिया है, इसलिए वहां चावल ज्यादा होते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि एक के ऊपर एक कम से 9 हांडी ये लोग रखते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे 9 हांडी चढ़ाते हैं ये लोग, जिसमें चावल और दाल वगैरह होती हैं, है ना। चावल दाल और सब्जी जो भी वो लोग चढ़ाते हैं, 9 हांडियां चढ़ाते हैं। जिसमें से देखिए, सीधी सी बात है, हम यदि ऐसे चढ़ाते हैं तो सबसे नीचे जो हांडी होती है उसका खाना पकता है। लेकिन इस यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं कि इसमें एक के ऊपर एक 9 हांडियां चढ़ती हैं, और सबसे ऊपर वाली हांडी में सबसे पहले खाना पकता है ना। ऐसा कहा जाता है। तो ये वहां की मान्यताएं हैं। अब गॉड नोज ये क्या है, लेकिन ऐसी मान्यता वहां पर है। लेकिन हाँ, एक के ऊपर एक हांडियां चढ़ाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये बिल्कुल सच है ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ जाइए, एक बार जरूर विजिट कीजिए, है ना। चलिए, ठीक है। तो काला जीरा चावल तमिल, सॉरी, उड़ीसा, उड़ीसा का जीआई टैग और खाजा प्रसाद, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शंस है 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, क्या आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 सितंबर को हम अंतरराष्ट्रीय लिटरेसी इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए या उन्हें जागरूक करने के लिए हम साक्षरता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1967 है ना, 1967 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 8 सितंबर को। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, आप लोगों को पता है? जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो है हमारे शिक्षा मंत्री, है ना। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, आप लोग जो मिनिस्टर्स हैं वो टाइम टाइम पे अपडेट होते रहते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके, धर्मेंद्र प्रधान। अब बात करते हैं हम शिक्षा की, तो कौन से आर्टिकल में आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, आप लोग मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में हमने शिक्षा की बात करी है, कौन सा आर्टिकल है और कौन सा अमेंडमेंट है, बताइए। कौन सा अमेंडमेंट है और कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमने शिक्षा की बात करी है? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, जिसके तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, है ना। आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट के तहत, जिसमें हमने शिक्षा की बात करी है। ठीक है, इसमें क्या है? शिक्षा के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए। और आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, है ना। राइट टू लाइफ काय में है? आर्टिकल 21 में है। और जो शिक्षा है वो आर्टिकल 21 ए में है। ओके, जब भी अलग से संशोधन करके किसी चीज को ऐड किया जाता है तो उसके लास्ट में ए बी आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इस बार की प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड, है ना। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड, मतलब कि लिटरेसी को प्रमोट करना। चलिए, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched India's first UPI ATM? ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी हिताची पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। बताएंगे क्या आंसर होगा? भारत का पहला यूपीआई एटीएम, यूपीआई एटीएम से मतलब है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, है ना। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई एटीएम मतलब कि आप विदाउट कार्ड विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को यदि आप बाहर हैं, आप लोगों को पैसों की जरूरत है और आप अपना कार्ड भूल गए हैं, एटीएम कार्ड भूल गए हैं, तो आप लोग यूपीआई जो पिन होता है उसके थ्रू, बस आपके पास फोन होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आप जैसे पिन डालेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी को उसमें डालेंगे तो आप लोग वहां से पैसे निकाल सकते हैं। अभी ये भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है किसने? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिताची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज जो है ये जापान का है ना, जापान का है। और इंडिया का क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जापान का हिताची पेमेंट सर्विसेज और इंडिया का एनपीसीआई ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसे व्हाइट लेवल एटीएम भी कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? व्हाइट लेवल एटीएम। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का हो, ठीक है, आपका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूपीआई एटीएम है ये सभी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सभी बैंक को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे व्हाइट लेवल एटीएम कहा जा रहा है। विदाउट कार्ड आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन। देखिए, जापान से एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मून स्पाइनर, आप लोगों ने नाम सुना है? मून स्पाइनर, मून स्पाइनर ये मिशन है जापान का, है ना। ये मिशन किसका है? जापान का है।
चांद पर ही लैंडिंग करने के लिए मून स्पाइनर जो है जापान ने भेजा है। यदि इसकी लैंडिंग हो जाती है, इसकी लैंडिंग कब होने वाली है? इसकी लैंडिंग होने वाली है फरवरी 2024 में। यदि इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो ये 5वां देश बन जाएगा। ठीक है, चांद पर जाने वाला 5वां देश बन जाएगा जापान। ओके, मून स्पाइनर। चलिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो ध्यान में रखना, मून स्पाइनर किसका है? जापान का है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ऑप्शन है इटली, जापान, यूएसए और भारत। किसने लॉन्च किया? जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों को G20 पूरा पढ़ा दिया है, G20 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी में इसका शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? जल्दी से बताएंगे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ये शुरू किया है हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत ने स्टार्ट किया है बायोफ्यूल अलायंस, है ना। इसमें एक एक करके कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाना, है ना। ठीक है, पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाना, जिससे कि जो वायु प्रदूषण होता है हम उसे रोक सकें। ठीक है, चलिए, ये कहाँ पर बोला गया था? ये कहाँ पर बनाया? G20 में, है ना, जो अभी हाल फिलहाल में G20 समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में G20 की जो समिट हुई है वहां पर इंडिया ने इसकी घोषणा करी है। राइट, मैंने आप लोगों को G20 के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। आप लोग एक बार जाकर लेक्चर देख लीजिएगा यदि आप लोग भूल गए हैं तो, है ना। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, देख लेते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए, अगली जो अध्यक्षता है 2024 में कौन करने वाला है G20 की? जल्दी से बताइए। 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कौन करने वाला है? जल्दी से सभी बताएंगे, सभी बताएंगे और सही आंसर बताएंगे। मैंने आप लोगों को G20 पूरा पढ़ा दिया है ना। ओके, ब्राजील, है ना, ब्राजील इज द राइट आंसर। इसमें ट्रोइका चलता है, मैंने आप लोगों को बताया था। इंडोनेशिया ने पहले कर चुका है। ठीक है, 18 नंबर वाली फिर हमारी इंडिया की थी, और अब नेक्स्ट कौन सी है? ब्राजील की। अब ये G20 क्या हो गया है? G21, बिकॉज इसमें AU शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन, है ना। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट स्पर्श और प्रोजेक्ट कल्याण। Recently has the Indian Army started the project for the which project for the convenience of soldiers families and redressal of grievances? बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। आप आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। किसने? इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है, जिसमें जो ऐसे सैनिक जो अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है, शहीद होने वाले ऐसे सैनिक, मतलब जो अपनी जान गंवा देते हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका जो भी शिकायत है उसके निवारण के लिए, है ना, उन्हें जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी है उसके लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया गया है ना, प्रोजेक्ट नमन को। और इन्हीं के लिए एक स्पर्श पोर्टल लाया है, स्पर्श पोर्टल, जिसमें ये किससे संबंधित है? इनकी पेंशन से संबंधित है ना, पेंशन से। ठीक है, स्पर्श पोर्टल, स्पर्श जो पोर्टल है वो पेंशन से संबंधित है इंडियन आर्मी की। ओके, चलिए
चलिए, तो प्रोजेक्ट नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दानिल मेदवेदेव, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है हैरी हिलियोवारा, ऑप्शन डी है वेन शेल्टन। क्या आंसर होगा बताइए? हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन 2023? यदि आप ये इमेज वाले व्यक्ति को पहचानते हैं तो बिल्कुल सही पहचान लेंगे। बताइए कौन है, किन्होंने यूएस टेनिस ओपन जीता है? लगभग एक आधी ग्रैंड स्लैम छोड़ के इन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं, है ना। इनके 24 इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, है ना। 24 ग्रैंड स्लैम, ये 24वां ग्रैंड स्लैम था इनका। कौन है? नोवाक जोकोविच। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये व्यक्ति कौन है? नोवाक जोकोविच। ये बहुत अच्छा खेलते हैं और इन लगभग जहां पर भी खेलते हैं बिल्कुल टॉप क्लास खेलते हैं, है ना, और हमेशा जीतते हैं। ठीक है, तो यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और जो फीमेल में किसने जीता है? फीमेल में है कोको गॉफ, 19 ईयर की है ये, कोको गॉफ, इन्होंने जीता है ना। चलिए, कोको गॉफ फीमेल में है और मेल में है नोवाक जोकोविच। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ये टूर्नामेंट्स हैं ग्रैंड स्लैम्स, है ना, ये कौन कौन से हैं। चलिए, एक ट्रिक है मेरे पास, मैं आप लोगों को उससे बताती हूँ, होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। बात करते हैं हम। देखिए, इसमें ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ओपन कब होता है, पहले होता है या बाद में होता है, या फिर कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए, चलिए ये वाला हटाइए, ये वाला देखिए, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ मतलब फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू मतलब विंबलडन ओपन, और ए मतलब यूएसए। ठीक है, यूएसए याद रखेंगे, इसका ए उठा लिया हमने तो ये यूएस ओपन। ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन, और इससे यूएस ओपन। ठीक है, ये इसका क्रम है, तो आप लोगों को क्रम याद रखना है। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत हुआ था, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं यूएस ओपन, ये कब से स्टार्ट हुआ? 1881। कब से हुआ? 1881 से, है ना। चलिए, हम एक स्पोर्ट्स का क्लास लेंगे, है ना, जब भी लेंगे नेक्स्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक स्पोर्ट्स का क्लास लेंगे जिसमें कि जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं, है ना, जितने भी अभी 2023 में ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं इनके बारे में हम पढ़ लेंगे, है ना। और कुछ जैसे एशियन गेम्स हुए हैं, ये सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं वो सारे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? नोवाक जोकोविच द राइट आंसर, फीमेल में कोको गॉफ। ठीक है, चलिए, आप लोग इसके बारे में जानते हैं? देखिए, आप लोगों को इमेज दिख रही है, इमेज देखिए और बताइए कि ये क्या है। इमेज देखकर बताइए कि ये क्या है। इसका नाम है वूश। इसका नाम क्या है? वूश। ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है। कौन सी? फर्स्ट हाई स्पीड। कितनी स्पीड है इसकी? 350 किलोमीटर पर आवर सॉरी, 350 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है ना। साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेल है जिसका नाम है वूश। क्या नाम है इसका? ये कहां पर लॉन्च की गई है? इसे इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में। लेकिन इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है चाइना ने। किसने बनाया है?
इसका मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ है, चाइना ने बनाया है, लेकिन कहाँ पर इसे बनाया गया है? चाइना में। और कहाँ के लिए? इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ पर चल रही है ये? इंडोनेशिया में। इसका नाम है वूश। वूश का अर्थ होता है समय की बचत। समय की बचत मतलब यदि आप वूश से ट्रेवल करेंगे तो आपका जो समय है बहुत ज्यादा बचने वाला है ना? यदि आप बाहर फॉरेन जाते हैं तो 350 किलोमीटर पर आवर की इसकी रफ्तार है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 350 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है ना? इसका जो इमेज इसमें दिख रहा है कि ये कितनी स्पीड से चलती होगी। ठीक है, तो ये थी आज की आप लोगों की जानकारी, है ना?